Yes, good evening, guys. Yes, good evening, Khushi, Pranati, Sunakshi, Himanshu, and Anjali. This is like attendance again. चलिए तो फिर क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में भी we did some exercise ना fill in the blanks, double fillers और double sentence वाली. And today we are to start prepositions. सर आपको मेरे डाउट मिल गए थे? हाँ, मेरे को डाउट मिल गए थे, मेरी मैम से बात भी हो गई एंड मैं आपको डाउट्स भेज दूंगा. वो क्वेश्चंस उसमें मेरे मैंने क्वेश्चंस देखे थे, एक्चुअली मैं भी क्लास ले रहा था, तो उसके बाद तो मैं आपको आज मैम से बोल दूंगा, मैम भेज देंगे आपको उसके आंसर्स. ठीक है हिमांशी? सर आंसर्स तो नहीं है, मैंने वो समझ नहीं आई थी मेरे को इतनी सारी चीजें. आंसर तो मुझे पता है सारे. अच्छा, तो पैसेज वाला था आपका? मेरे को पैसेज समझ ही नहीं आया, पहली लाइन नहीं समझ आई. एक बार वो समझा देना मेरे को पहली लाइन. आगे मैं खुद कोशिश करूंगी, पहली लाइन ही नहीं समझ आई मेरे को. तो अगर मेरे को आपको भेजना होगा क्वेश्चन, तो फिर मैं उसका पहली लाइन का मीनिंग लिख के भेज दूं इजी लैंग्वेज में, ऐसा व्हाट डू यू थिंक? ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो. हाँ ठीक है, नहीं, पहली लाइन. फिर लिखा हुआ मुझे कैसे समझ आएगा? आप कितना लिख के भेजो. आपको वो पहली नहीं लाइन आया समझ में फिर मैं खुद आपसे दिया तो खुद पूछूंगी. करके भेजना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये वाला था ना, द टर्म शैडो बैंक वाज क्वाइंड इन 2007. हाँ यही. ठीक है, तो क्वाइंड इन का मतलब समझ में नहीं आता? हाँ आ गया था क्वाइंट. ये इतने सारे बॉन्ड, ये इन्वेस्टमेंट, पूरी लाइन मेरे को समझ नहीं आई. शैडो बैंक का मीनिंग भी देखा मैंने, फिर भी मुझे पूरा समझ नहीं आया. ओके चलो ठीक है, मैं देखूंगा कि कैसे बता सकता हूँ मैं, वरना मैं क्लास में ही समझा दूंगा सभी को ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, वरना ये अलग पैसेज है, वरना हम क्लास में कर लेंगे. ठीक है, ऐसा कर लेंगे. अगर मैं आपको भेज पाया पूरा तो ठीक है, वरना हम इसे क्लास में करेंगे. तो क्लास में करने के लिए आई हैव टू गेट इट. मैं सब क्वेश्चन इस तरीके से करवा लूंगा, क्लास में टाइप करवा लूंगा क्लास के लिए. ठीक है? ठीक है. हाँ, वरना मैं आपको ये तो याद मतलब इस तरीके से भेज दूंगा और आई डू दिस थिंग. क्योंकि ऐसा होगा कि क्वेश्चन करना है, उसके लिए मुझे वो टाइप फॉर्मेट होगा, सर एक फॉर्मेट में मिनट ना, अब बाद में बता देना. मेरा नेटवर्क बीच बीच में कट रहा है, फिर मेरे को अब समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हो. ओके ठीक है चलो. तो अभी हम लोग प्रीपोजिशंस को आगे कर सकते हैं. प्रीपोजिशन शुरू करते हैं फिर आज हम. ठीक है, so what are prepositions? How do we सर define a हाँ, preposition? अब आ रहा है. वो जो क्या नाम है, आपने वो भी नहीं बताया, नरेटिव वाला जो मैं कह रही थी कि एनालिटिक होता है, वो आप कह रहे थे, मैंने डिस्कस करना है. वो तो मैं अभी क्लास के दौरान ही बता दूंगा, किसी भी टाइम अभी बता दूंगा नहीं तो. ठीक है, हाँ, मेरे को बता देना, ऐसे फिर प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती हैं. नहीं आपकी प्रॉब्लम सारी आज आपके पास पहुंच जाएंगी. अगर जैसे हम लोग क्लास में नहीं करेंगे, जैसे अगर मैं पैसेज के लिखूंगा तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में तो पैसेज वो भी समझा दूंगा. ठीक है, क्लास में होगा हाँ तो क्लास में करेंगे. हाँ. तो अगर मैं आपके हाँ पास ठीक लिख है. के, अगर आपके पास भेजता हूँ आंसर उसका, तो डोंट वरी, मैं सही तरीके से भेजूंगा कि आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा. ठीक है? हाँ ठीक है, फिर ठीक है. हाँ यस. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. आज विल स्टार्ट विद प्रीपोजिशंस. सो व्हाट आर प्रीपोजिशंस, क्या होते हैं? Guys, how do you define a preposition? Yes, okay, Manshi, got it. पर स्क्रीन तो ठीक है मेरी, फिर से देखें. नाउ इट्स फाइन.
चिकू का भी हिल रही है। ओके ओके ओके, चलिए तो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं ये अभी तक किसी ने नहीं बताया, तो बताओ जरा थोड़ा। बाकी सबको स्क्रीन सही दिख रही है, और शुड आई रिफ्रेश दिस पेज? ओके, तो वेबकैम हिल रहा था मे बी उस टाइम पे, नाउ इट्स फाइन आई गेस। स्क्रीन देखते रहो, बाकी तो मेरे ख्याल से कैम कैम इज आल्सो कैम इज कनेक्टेड टू दिस थिंग, कैम भी नहीं हिल रहा अभी। ओके, तो प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स, क्या होते हैं जो क्या करते हैं? गाइस, आवाज आ रही है आप लोगों को? तो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं बताइए मेरे को, कुछ तो बताओ क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बता दो। चलो मैं बताता हूँ। prepositions are the words which tells a relation between noun or pronoun given in a sentence to other noun or pronoun given in a sentence। मतलब ये कि एक सेंटेंस में दिए हुए नाउन या प्रोनाउंस का आपस में रिलेशन बताने का जो काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस टाइम और एनीथिंग, ठीक है, उन्हें प्रीपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन देखा जाए तो पोजीशन बताते हैं टाइम की रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में, और किसी भी तरीके के, मतलब वही टाइम और डिस्टेंस इन सब की चीजों के मामले में दे टेल द पोजीशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, उन वर्ड्स को हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो अब एग्जांपल हो गया ना, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, वेयर दे आर केप्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ऑन से पता चल रहा है कि बुक टेबल के ऊपर है, यानी सरफेस के ऊपर कोई भी चीज लाई करती है वहां पे हम ऑन लिखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, अब देखो प्रीपोजिशंस को हम लोग सेंटेंस में कहीं भी यूज कर सकते हैं, एज इन स्टार्टिंग में, मिडिल में, लास्ट में, कहीं भी। जैसे कि ऐसे लिखा जाए, बिटवीन यू एंड मी, याद है ना, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, बिटवीन यू एंड मी दिस प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड, दिस मैटर कैन बी रिजॉल्व, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, मतलब इट कैन स्टार्ट अ सेंटेंस, इट कैन बी इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस एंड इट कैन एंड द सेंटेंस। सेंटेंस में एंड में कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग प्रीपोजिशन को? गिव सम एग्जांपल। टेबल लिखा हुआ है ना। ओके, तो जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ इस तरीके बोलते हैं तब यूज कर लेते हैं ना। to whom are to whom are you looking are to whom you are looking at, whom are you looking at ऐसा हो सकता है ना, to whom फिर से हम स्टार्ट करके फिर लास्ट में भी ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। whom are you looking at काफी हो जाएगा और क्वेश्चन जैसा बन जाएगा ये। या फिर जैसे दिस इज द बुक, हाँ, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, सोनाक्षी चलेगा बिल्कुल। दिस इज द बुक यू आस्क्ड फॉर, है ना, दिस इज द बुक यू आस्क्ड फॉर, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। या फिर आई नीड अ पेन टू राइट विद, ठीक है, जैसा आप बोलो ना आई नीड अ पेन टू राइट विद, वैसे ही बोलोगे आई नीड अ पेपर टू राइट ऑन।
उस पर लिखना है इसलिए, ठीक है। तो आई नीड अ पेन टू राइट विद, क्योंकि किसी चीज के साथ आई एम राइटिंग विद अ पेन, तो उसके बाद आप विद यूज करते हो। और इसी तरीके से आई नीड अ पेन टू राइट विद, ठीक है। क्वेश्चन पूछोगे तो उसके साथ भी वेयर आर यू फ्रॉम, तो इसमें यानी कि हमारा जो प्रीपोजिशन है सेंटेंस के स्टार्टिंग, लास्ट और बिटवीन कहीं भी आ जाता है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। अलग अलग प्रीपोजिशन के यूजेस हम समझते हुए चलते हैं। बाकी हमें पता है कि कुछ स्टैटिक प्रीपोजिशंस होते हैं, यानी कि कुछ वर्ड्स जिनके साथ में वही प्रीपोजिशन आएगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ऑल्दो वो रीडिंग जो हम लोग बात करते हैं रीडिंग करने का, तो वो इसीलिए होता है कि आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाली चीजें रीडिंग के थ्रू ही सीख जाओ, बिकॉज उससे रिलेटेड रूल्स ज्यादा नहीं होते, बट ऐसा होता है कि हाँ इन वर्ड्स के साथ कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही यूज किया जाएगा। तो चलो हम इसका स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन को और इसकी क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो पहला हम लिख सकते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ओके। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यानी कि कौन से वर्ड्स जो डायरेक्शन शो करने का काम करें, जैसे टुवर्ड्स, टू, फॉर, along, against, है ना, across। बाकी ये तो मैं पता ही है, अप डाउन समथिंग समथिंग, ठीक है, इनटू। मोस्टली में आ जाते हैं हमारे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन किस तरीके से काम करता है देखो। जैसे हम बात करते हैं अगर टू, टू क्या शो करता है, डेस्टिनेशन। How does it work? I am going to Delhi, ठीक है। इसी में हम लोग दूसरा वर्ड सीखा था। अब ये पता है ना, टू डेस्टिनेशन दिखाता है। अगर आप कोई वो भरते हैं हम लोग कुछ भी रिजर्वेशन फॉर्म और समथिंग ट्रेवल करते टाइम, अपने ट्रेवल डिटेल्स जब भरते हैं, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, यदि फ्रॉम दिखाता है ओरिजिन, कहां से कोई चीज शुरू हो रही है, ठीक है, एंड टू दिखाता है मतलब डेस्टिनेशन। आई एम हेडेड टू दिल्ली, आई एम हेडेड टुवर्ड्स दिल्ली, टू दिल्ली दोनों चल जाएंगे, बिल्कुल सही, आई एम हेडेड टू दिल्ली, ठीक है। यानी इसी इसमें दूसरा वर्ड आता है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स शोज डायरेक्शन, ठीक है। तो यस, आई एम हेडेड टू दिल्ली बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलता हूं आई एम हेडेड टुवर्ड्स दिल्ली या फिर आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, व्हाट विल बी द डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है इसमें? आई एम हेडेड टू दिल्ली मतलब मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस थिंग, इसका मतलब वही होता है कि हम उसकी तरफ निकल रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, ऐसा। तो हेडेड का मतलब भी वही लिखा जाएगा, हेडेड ही आएगा, हेडेड। हाँ हेडेड ही आएगा, यस। वी हेडेड टुवर्ड्स, अच्छा, मैं दिल्ली की तरफ चल चुका हूँ, ये आई एम हेडिंग, हाँ यस, मैं चल चुका हूँ, आई एम हेडेड टुवर्ड्स टू दिल्ली, यस। टुवर्ड्स अगर बोल रहे हो तो उसकी तरफ, यस, ठीक है। यस चीनू की तरफ आ जाएगा, और टुवर्ड्स मीन दिल्ली की तरफ, नॉट दिल्ली, यस। तो ऐसा होता है ना, टुवर्ड्स को मैसे यूज करते हैं कि अगर आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, उसका मतलब है रास्ते में, अगर आप हो सकता है उससे पहले कहीं और जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर आप किसी बोलते हैं गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, तो अगर कोई इंसान ऐसी जगह जाना होगा जो रास्ते में आ रही होगी, तो फिर उससे बोल सकते हो कि मैं दिल्ली की तरफ ही जा रहा हूँ, यू कैन ज्वाइन मी, वी कैन गो टुगेदर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो टुवर्ड्स दिखाता है डायरेक्शन कि नॉट नेसेसरीली दिल्ली जाना, उससे पहले कहीं और जाना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप इसे यूज करते हो टुवर्ड्स को, ठीक है। इसके बाद आता है फॉर। फॉर भी देखो किस तरीके से डेस्टिनेशन दिखाएगा, यानी कि अगर बात करें प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में, तो ये भी किस तरीके से डायरेक्शन और डेस्टिनेशन शो करने का काम करता है। जैसे अब वर्ड की हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे बोला था कि अगर यहां पे बोलते हैं आई एम लीविंग फॉर दिल्ली, अब आपको पता है वो कहां के लिए निकल रहा है। जैसे आई एम लीविंग फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली के लिए जा रहा हूं, मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूं, ऐसे बोलते हैं, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली। अब यहाँ पे भी डेस्टिनेशन शो करता है, बस ऐसा है कि लीविंग के साथ में हम फॉर लिखेंगे
और गोइंग के साथ में हम टू लिखेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ प्रीपोजिशन, मतलब ये इसी तरीके से हम लोग प्रीपोजिशन को समझते हैं ना कि गोइंग के साथ हमेशा टू आता है जब इस तरीके से हम सेंटेंस बोल रहे होते हैं, एंड लीविंग के साथ हम लोग लिखेंगे फॉर। ये इसके अपने प्रीपोजिशन हो गए, फिक्स प्रीपोजिशन इस ये बात कहने के, ठीक है। तो आई एम लीविंग फॉर दिल्ली विल आल्सो शो डेस्टिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है अलोंग। अलोंग कैसे यूज करते हैं? कोई चीज किसी चीज के साथ में चल रहा है, साथ में एज इन जैसे आप बोलोगे he was walking along the road। तो अब इस वर्ड से पता चल रहा है आपको कि वो किधर चल रहा था? या जैसे बोला जाए he was walking along the bank of the river। एक जैसे ही ना बिल्कुल। तो क्या मतलब हो जाएगा वो कहां चल रहा है उसके? उसके बाजू में, यस, उसके बराबर में, उसके साथ साथ, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो जैसे जिस तरीके से रोड रन कर रही है, आगे की तरफ को जा रही है रोड, उसी हिसाब से अलोंग विद मी, अलोंग विद मी भी उसी तरीके से काम करेगा, साथ में आना, ठीक है। यस हिमांशु, किनारे पे मतलब उसके किनारे किनारे चलना नदी के, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो रोड के साथ में चलना, जैसे बोलते हैं रोड के साथ में चलना, तो रोड के किनारे चलना। तो यस अलोंग विद मी भी चल जाएगा, लेकिन अलोंग विद मी में ऐसा होता है कि उस डायरेक्शन नहीं पता चला कि हम किधर को जा रहे हैं, लेकिन हाँ मीनिंग वही है, उसके साथ में चलना, ठीक है। तो वो वॉकिंग अलोंग विद मी मतलब मेरे साथ चला था, तो मीनिंग उसका वही है, साथ में चलना, बट वो डायरेक्शन शो नहीं करा। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि रोड के किनारे किनारे चलना या फिर समुद्र नहीं, नदी के, यस, बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। तो ही वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, तो उसके साथ हम लोग यूज कर लेते हैं वर्ड अलोंग। अब देखते हैं दिस कम टू दिस वर्ड अगेंस्ट। अगेंस्ट किस तरीके से यूज किया जाता है? देखो पहला मीनिंग अगेंस्ट का तो जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है ऑपोजिशन, है ना। जैसे अगर हम बोलते हैं इट इज, जो फिजिकल अगेंस्ट होता है, फिजिकल ऑपोजिशन किसी चीज का, किसी चीज के लाइक क्या बोलेंगे, अगेंस्ट ही जाना, किसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो ये वाले देखा होगा, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, यानी कि जो नदी का बहाव है उसके जो भी धारा उसकी आ रही है, उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट सेल करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। तो इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट। क्वेश्चंस क्या होंगे मैथ्स में? अगेंस्ट द करंट एंड विद द करंट वाले, ठीक है। तो एक तो हो गया ऑपोजिशन, जहां पे हम फिजिकल ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं। फिर अगेंस्ट आता है जो शो करता है, और दूसरा यूज क्या होता है अगेंस्ट का? दूसरा यूज होगा, हम बोल सकते हैं इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ। कॉन्ट्रवेंशन ऑफ का मतलब क्या होगा? किसी चीज के विरुद्ध, ठीक है। तो ये फिजिकली वो नहीं होगा, जैसे वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। यहाँ पे अगेंस्ट का मीनिंग समझ में आ रहा है ना, कि किसी चीज के विरुद्ध जाना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स फिजिकल ट्रेवल की बात नहीं कर रहे हम लोग, तो किसी चीज के विरुद्ध जाने की बात कर रहे हैं, आइडियाज में और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज आता है प्रेसिंग ऑन। प्रेसिंग ऑन समथिंग का मतलब क्या है? हम ये कैसे बोलते हैं कि दीवार से एक, देयर इज अ लैडर, एक लैडर हमने दीवार से टिका के खड़ा करा है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग? यूज करते हैं ना अगेंस्ट वर्ड उसके लिए, अगेंस्ट।
लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, यस है ना, अगेंस्ट द वॉल बोला जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है, यस, लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, अगेंस्ट द वॉल तो बिल्कुल सही, यहाँ पे आप इस तरीके से यूज करोगे अगेंस्ट को किसी चीज से टिका के खड़ा करने के लिए, ठीक है, जैसे आप बोलोगे ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, है ना, कि वो अपना पूरा वजन दीवार पे डाल के या फिर इस तरीके से दीवार से टिके खड़ा हो रहा था, तो ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, तो वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनिंग, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग यूज करते हैं अगेंस्ट, ठीक है, तो किसी चीज से अगर आप कुछ ऐसे प्रेसिंग वाले फॉर्म में खड़ा करते हो कोई चीज किसी से टिका के, उसके लिए वी यूज दिस वर्ड अगेंस्ट, ओके, तो ये हो गया अगेंस्ट के यूजेस। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपोजिशन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ समथिंग, कॉन्ट्रावेंशन, देखो कॉन्ट्रावेंशन में कॉन्ट्रा वर्ड आ रहा है, कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, कंट्रास्ट वर्ड इसी तरह है ना, कंट्रास्ट, कंट्राडिक्टरी, ठीक है, अगर किसी ने कॉन्ट्रा गेम खेला होगा तो याद होगा। नेक्स्ट आता है वर्ड अक्रॉस, अक्रॉस कैसे यूज करते हैं, देखो इसके भी दो तीन यूजेस हैं, एक जैसे है लगभग, जैसे पहला आता है इसका फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और एक यूज इसका होता है ऑन दी अदर साइड, ठीक है, क्या मतलब इसका क्या डिफरेंस है इनमें, देखो ऑन दी अदर साइड का मतलब दूसरे किनारे पर, ठीक है, माय फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, ठीक है, माय फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, एक तो ये हो गया बोलने का तरीका। दूसरा होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, जैसे इस किनारे से उस किनारे तक, तो आप ऐसे बोलोगे अ ब्रिज वॉज लेड, द ब्रिज इज लेड, कुछ भी बोल सकते हो, अ ब्रिज वॉज लेड अक्रॉस द रिवर, देखो हम बात वही कर रहे हैं यहाँ पे, रिवर को क्रॉस करने की बात चल रही है, दूसरे किनारे तक पहुंचने की बात चल रही है, लेकिन यू कैन लाइक फाइंड आउट डिफरेंस फ्रॉम वन साइड टू अदर, यानी इस किनारे से उस किनारे तक, तो अ ब्रिज वॉज लेड अक्रॉस द रिवर, इसका मतलब है इस किनारे से उस किनारे तक ब्रिज बनाया गया, एंड इसमें क्या है ऑन दी अदर साइड, यानी दूसरे किनारे पर माय फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, यानी नदी के पार, ठीक है ना ये वाली चीज, ठीक है, अच्छा एक और देखो, ये वाला यूज बताना कब देखा है, जैसे बोलते हैं he threw his bag या फिर he threw the bag, ऐसे बोल सकते हैं, he threw the bag across his shoulders, सुना है ऐसा सेंटेंस, he threw the bag across his shoulders, ये सुना ही होगा ऑफ कोर्स, ये ऐसा नहीं होगा कि हमने कहीं मीनिंग में देखा इसका या मीनिंग पढ़ा है, वो तो मैं पूछ ही दे रहा, बट कहीं पढ़ा है आपने इस तरीके का स्टोरीज में या फिर कोई भी सेंटेंस कहीं पे कुछ पढ़ रहे होते ऐसा, he threw the bag across his shoulders, नहीं, देखो जब भी इस तरीके से बोलते हैं ना he threw the bag across his shoulders, फर्स्ट पढ़ा है ना, हाँ, तो थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो ये बोला जाता है इस तरीके से, तो जब भी हम ऐसा होता है बैग अपने कंधे पे टांग लेते हैं, लाइक दोनों दोनों शोल्डर्स पे, बैकपैक हम जिस तरीके से टांगते हैं उसको बोलते हैं, हम कोई भी सामान उठा के कंधे पे टांग रहे हैं उसके लिए बोला जाता है he threw the bag across his shoulders, और थ्रू भी बोला जाता है, मे बी द रीजन इज कि भाई एकदम से हम जब भी कुछ कंधे पे टांगते हैं थोड़ा ऐसे हमारा एक्शन ऐसे होता है जैसे वी आर थ्रोइंग समथिंग, मे बी दिस इज द रीजन, बट हाँ he threw the bag across his shoulders, इसी तरीके से बोला जाता है इसको, ठीक है, और फर्स्ट आई यूज्ड टू थिंक इट वाज दैट, पहले चले थे ना क्रॉस शोल्डर्स बैग, इस तरीके से हम जिसमें स्ट्रैप थोड़ा ओब्लिक में ज्यादा था, ठीक है, फर्स्ट आई यूज्ड टू थिंक केवल उसी के लिए यूज करते हैं, बट इट इज लाइक नॉर्मल बैग के लिए भी यू विल से दिस ओनली, किसी भी लगेज के लिए आप ये बोलोगे, अगर कोई इंसान कंधे पे टांग रहा है तो यू विल यूज दिस टर्म ओनली, ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ,
ठीक है, तो अगर ऐसा बोला जा रहा है शोल्डर्स वाले सेंस में, तो आप ऐसे बोलोगे ही थ्रू द लगेज अक्रॉस हिज शोल्डर्स, यानी अपने दोनों कंधों पर कुछ सामान टांग लिया, उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो बस यूज याद रखो, नेक्स्ट टाइम दिखना भी शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर हमने कोई चीज ऐसे नहीं सुनी ना, नॉर्मली एक बार मीनिंग कहीं देख लेते हैं, फिर वो दोबारा दिखना भी शुरू हो जाती है, क्योंकि वरना वो उसे इग्नोर कर देते हैं कई बार। ये सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी, कोई नया वर्ड पता चला तो अगली बार वो दिखना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये अक्रॉस की यूज हो गया। हमेशा होता है ना ऐसा, बिल्कुल होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग नोटिस करने लग जाते हैं फिर उसे, फिर वो हमारे ना अभी दिमाग में शामिल हो जाता है कि हाँ, ऐसा वर्ड एग्जिस्ट करता है, और फिर हम उसे ध्यान देते हैं फिर। ये है। हर जगह वही पढ़ते हैं, और फिर उस टाइम पे कई बार ऐसा लगता है कि इतना यूज होता था तो पहले क्यों नहीं दिखा था, या फिर हमारे पढ़ने के बाद ज्यादा आ रहा है सामने। बहुत ज्यादा इसी तरीके का आइडिया लगता है कि सच में इतना ज्यादा यूज होता है तो पहले दिखना चाहिए था, फिर तो दिखाई नहीं कभी। यस, इसीलिए बोलता हूँ नए वर्ड्स देखो, दो तीन बार पढ़ो, फिर याद होने शुरू हो जाते हैं, मिलने भी शुरू हो जाते हैं किसी भी रीडिंग में कहीं पे भी। पहले मैं वही पहले इग्नोर कर देते हैं मुझे कि हाँ इसका, या फिर पता है क्या होता है, या तो इग्नोर कर देते हैं, हम मान लेते हैं अच्छा इसका तो ये मीनिंग होगा शायद, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, कुछ भी कर लेते हैं उसे, बाद में पूरा अटेंशन देते हैं। ओके, अब देखो ये तो अक्रॉस का यूज हो गया। अक्रॉस को हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं, केम अक्रॉस, यानी कि फ्रेजल वर्ब से याद है ना, वर्ब प्लस प्रपोजिशन। ठीक है, जैसे आई केम अक्रॉस, देखो अभी तक ऊपर अपने डायरेक्शन वाले देखे थे, ठीक है, ये तो डायरेक्शन हो गया, ऑन वन साइड, ऑन अदर साइड ऑफ, एक किनारे से दूसरे किनारे, तो डायरेक्शन शो कर रहा है। अब मैं बस इसका फ्रेजल वर्ब वाले यूज देख रहा हूँ। ठीक है, तो आई केम अक्रॉस, I came across an old friend yesterday. ठीक है, सो अब केम अक्रॉस के यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब, और इसका मतलब होता है, क्या होता है, मीट बाय चांस। यस, ठीक है, बिल्कुल सही, मीट बाय चांस, अचानक किसी से मिल जाना, टू मीट एक्सीडेंटली। ठीक है, एक्सीडेंटली तो अचानक वाले सेंस में। ठीक है, तो आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, कि मैं अचानक कल एक अपने पुराने दोस्त से मिला। ठीक है, बाकी तो याला यूज में पता है ही, वेंट अक्रॉस द फील्ड। ठीक है, तो ये नॉर्मली यूज है, वेंट अक्रॉस द फील्ड, फ्रेजल वर्ब जैसे, यानी कि एकदम फील्ड के बीच में से निकल के गया, ऐसा दे गो थ्रू द फील्ड्स, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये तो हमारे अक्रॉस का नॉर्मल यूज हो गया जो हम जानते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, और बाकी ऊपर वाले यूजेस, आगे बढ़ते हैं। अप एंड डाउन में कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, ही क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, क्लाइम्ब डाउन समथिंग। ठीक है, तो अप एंड डाउन तो नॉर्मल है हमारे। हम देखते हैं इनटू। ठीक है, इनटू के साथ में इनका भी एक यूज देख लेते हैं कि इन हम किसी चीज के साथ कभी यूज करते हैं। इनटू जनरली क्या दिखाता है, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट का मतलब है जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह का मतलब है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जैसे आप बोलोगे ही केम इनटू द क्लास, ही केम इनटू द क्लास, आप ही केम इन द क्लास नहीं बोलोगे, ही केम इनटू द क्लास बोलोगे, क्योंकि वो मूवमेंट दिखा रहा है कि आप बाहर से क्लास के अंदर आए। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आप इसके साथ में इनटू यूज करते हो। अब आप अगर ऐसे बताना हो कि वो कहां है, ही इज इन द क्लास, ही इज इन द क्लास। ठीक है, तो ये जनरली स्टेशनरी दिखाता है, कोई भी चीज रुकी हुई है कहां पे, कि आप सिस्टम के अंदर हो, तो ही इज इन द क्लास, और ही केम इनटू द क्लास दिखाएगा कि वो क्लास के अंदर आ गया, ट्रेवल। ही केम टू द क्लास बोलते हैं जनरली, केम टू द क्लास चल जाएगा, मैं इनटू और इन वाले सेंस यूज कर रहा हूँ ये। ठीक है, ही केम टू द क्लास, ही केम टू द क्लास, तो अब केम टू द क्लास तो ऐसा रहेगा, क्लास में आया था या नहीं आया था, डेस्टिनेशन या उस तरीके का दिखाएगा ये।
कि क्लास पहुंचाता है नहीं पहुंचाता, ठीक है। यस, और ये मोस्टली दिखा रहा है मूव करना, ही केम इनटू द क्लास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्ड आता है एंटर, ठीक है। इसके बारे में पता होगा, जैसे अगर कोई बोलता है he entered into the class, ये सही है गलत है? रॉन्ग, यस, है ना। दिस वन इज रॉन्ग, क्योंकि आप एंटर के साथ में इनटू यूज नहीं करोगे। एंटर्ड द क्लास बिल्कुल सही, तो सही हो जाएगा ही एंटर्ड द क्लास, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर इज नॉट फॉलोड बाय इनटू, एंटर इज नॉट फॉलोड बाय इनटू। तो एंटर के साथ हम इनटू नहीं लगाते जनरल ऐसे वाले केस में जहां पे आप सच में एंट्री दिखा रहे हो कि कोई बाहर से अंदर आया, क्लास में आया या कुछ भी इस तरीके का, ठीक है। कब लग जाता है? वेंट इनटू, ही वेंट इनटू द, हम यूज करते हैं वेंट के साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। एंटर के साथ में मीन ऐसा, क्योंकि एंटर वर्ड एक्चुअल में एंट्री की बात कर रहा होता है। वेंट तो वेंट है, वेंट के साथ कोई दिक्कत नहीं। ही वेंट इनटू द क्लासरूम, ही वेंट इनटू द ऑफिस, चलेगा वो तो, ठीक है ना। तो उसके साथ में तो होगा, उसके साथ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटर के साथ ऐसा होता है कि एंटर वर्ड ही एक्चुअल में किसी चीज में एंट्री दिखा रहा होता है, ठीक है। यू आर मूविंग इनटू अ सिस्टम, इसलिए हम इसके साथ यूज नहीं करते हैं। अब देखो क्या होगा, कब यूज कर सकते हैं, यहीं पे मैं से रोक लेता हूँ यहाँ पे कि हम कब यूज कर सकते हैं इसके साथ में। जैसे आई एंटर्ड इनटू द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन स्पेलिंग सही कर लेना, नहीं तो मैं लिख देता हूँ चलो सही से। तो ही एंटर्ड इनटू द कॉम्पिटिशन, ठीक है। वी एंटर्ड इनटू द डिस्कशन, ठीक है। आवर कंपनी एंटर्ड इनटू द पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, और आपको ये पता चल रहा होगा कि इन सेंटेंसेस में, इन सारे सेंटेंसेस में क्या शो किया जा रहा है, एक तरीके से पार्टिसिपेशन शो किया जा रहा है, ठीक है। वी आर शोइंग सम काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल एंट्री, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिजिकल एंट्री नहीं कर रहे एक तरीके से इसमें, ठीक है। हम यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। कि जनरली हम लोग एंटर के साथ इनटू नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसे केस में जहां पे आप पार्टिसिपेशन शो करना चाह रहे हो, ऐसे केस में आप उसके साथ इनटू यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, इसी तरीके से एक और वर्ड होता है पेनिट्रेट, ठीक है। ऐसे देखा होगा ना, तो बुलेट penetrated into the wooden block, ठीक है। पेनिट्रेट का मतलब भी क्या होता है, पेनिट्रेट को इस तरीके से यूज करते हैं ना हम लोग, ड्रिल इनटू समथिंग, एक तरीके से ड्रिल इनटू समथिंग, किसी चीज को पेनिट्रेट कर जाना, ठीक है। तो इसके साथ भी आप इनटू नहीं लगाते, इसके साथ भी इनटू नहीं आएगा, आप सीधे बोलोगे पेनिट्रेटेड द वुडन ब्लॉक, ठीक है। मतलब एंटर की तरह ही यूज होता है, ठीक है। द बुलेट पेनिट्रेटेड द वुडन ब्लॉक, ऐसा कोई सेंटेंस मैंने कुछ टाइम पहले देखा था,
उसमें कुछ इस तरीके से था, द सन रेज पेनिट्रेट इनटू द ह्यूमन टिश्यूज या ह्यूमन स्किन टिश्यूज, ऐसा करके कुछ था। तो उसमें एरर यही था कि पेनिट्रेट के साथ इनटू नहीं आएगा, और हम बोलेंगे द सन्स रेज, द हार्मफुल रेज ऑफ द सन पेनिट्रेट द टिश्यूज या द स्किन टिश्यूज, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इसके साथ भी आप इनटू यूज नहीं करते हो, यू कैन नोट इट डाउन, इसके साथ भी इनटू नहीं आएगा, राइट। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। यस, ये जैसे हम यूं पढ़ते थे कि इट पेनिट्रेट्स डीप इनटू द सोयल, फिर इसमें तो इनटू आता है। इट पेनिट्रेट, जैसे वाटर पेनिट्रेट्स डीप इनटू द सोयल, इसमें तो इनटू तो मे बी आता है। डायरेक्टली उसके साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं करेगा, हम डीप के साथ यूज कर रहे हैं, उसके साथ में आगे बढ़ा रहे हैं, डीप इनटू द सॉइल। अच्छा, ठीक है, मतलब डायरेक्टली पेनिट्रेट विल नॉट बी फॉलोड बाय इनटू, ये है, ऐसा है। यस, तो अगर इनटू, अगर डीप या ऐसा कुछ बोला जा रहा है तो मे बी देयर इज अनदर रीजन, डायरेक्टली हम इसके साथ पेनिट्रेट के साथ यूज नहीं कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा एक्चुअली पेनिट्रेट्स द सॉइल, इनटू तो आएगा नहीं, तो ठीक है, अगर हम यही बोलना चाह रहे कि पानी सॉइल को अभी पेनिट्रेट करके नीचे तक पहुंच रहा है, जड़ तक पेड़ों के, ऐसा कुछ, तो हाँ फिर तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तो अगर पेनिट्रेट, इफ यू हैव टू यूज दिस वर्ड, यू विल यूज इट लाइक दिस, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द रूल्स, और इसमें कुछ और एक्सेप्शन जैसा नहीं था। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे ना, वाटर पेनिट्रेट्स द अपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड रीच द रूट्स ऑफ द ट्री, ऐसा कुछ तो बोलेंगे, बिल्कुल ये बोलेंगे हम लोग, सही है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। Preposition of position। ठीक है, इसमें कैसे वर्ड्स आते हैं, एट, इन, ऑन। एट इन ऑन पोजीशन दिखाने का काम करते हैं, हमने देखा था अभी इस तरीके से। ठीक है, अभी और देखेंगे आगे, अबव, ओवर, अंडर, बिलो, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट। ठीक है, अमिड, अमिस्ट। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, और जगह बिफोर, बिहाइंड। ये हो गया हमारे क्या, एडवर्ब ऑफ पोजीशन। ठीक है, अब देखो एट और इनको देखते हैं हम लोग साथ में कैसे यूज किया जाता है, साथ में ऐसे, साथ में ही समझ में आ जाएगा। अगर आप पोजीशन की बात कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, जैसे अगर हम लोग किसी जगह, जैसे आई एम एट सम प्लेस, आई एम एट दिल्ली, आई एम इन दिल्ली, समथिंग समथिंग ऐसे बोलना पड़ेगा, तो आप ऐसे बोलोगे। एट और इनको कैसे यूज किया जाएगा, इन यूज करते हैं हम लोग विद द लार्जर प्लेस। जैसे एक ही सेंटेंस में आप दो जगह का नाम ले रहे हो, जैसे आई एम एट सीपी इन दिल्ली। ठीक है, तो आप बोलोगे इन यूज किया जाएगा लार्जर प्लेस के साथ में। ठीक है, और एट यूज किया जाएगा किसके साथ में, स्मॉलर प्लेस। दो जगहों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो छोटी जगह होगी इसके साथ आप एट यूज करते हो, और बड़ी जगह के साथ में इन। ठीक है, स्मॉलर प्लेस। तो आप बोलोगे आई एम एट सीपी इन दिल्ली। ठीक है, आई एम एट सीपी इन दिल्ली। तो इसी तरीके से अगर आप, ऐसा होगा कि सीपी में किसी जगह पर, जैसे आई एम एट दिस शॉप इन सीपी। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके से यूज किया जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू यूज एट विद द स्मॉलर प्लेस एंड इन विद द लार्जर प्लेस। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आई एम एट दिल्ली, आई एम इन दिल्ली, दोनों ठीक होंगे, पर जनरली हमें होता है कि कंपैरेटिवली कोई जगह बड़ी है तो उसके साथ इन यूज कर लेते हैं, एंड इट इज प्रिफर्ड बेसिकली। लेकिन अगर आप आई एम एट दिल्ली बोलोगे तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा, सेंटेंस एकदम सही रहेगा। ये है।
चलिए, अगर फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑन। ऑन आपको पता है सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी हो उसके लिए दिखाते हैं हम लोग कि समथिंग इज रेस्टिंग ऑन सम सरफेस। तो आप जैसे बोलते हो द क्लॉक इज ऑन द वॉल। द क्लॉक इज ऑन द वॉल, ये क्लॉक वॉल पर है, ठीक है। तो ऑन दिखाता है क्या, सरफेस पे कोई चीज, जैसे वो था ना द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन जैसे यूज करते हैं हम लोग। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, वी नो व्हाट द यूज ऑफ ऑन, एकदम सही, जैसे यूज करते आए वैसे यूज करना है, इसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मुझे बताइए ये कैसे यूज करते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलो एंड अंडर। या फिर ऐसे बोले तो पहले अबव एंड ओवर देखते हैं, एक ही बात है वैसे, अबव एंड ओवर। एक्चुअली डिफरेंस दोनों में सेम होगा, बस उसका अंतर होगा, कोई चीज एक ऊपर की तरफ हो गया, एक नीचे की तरफ हो गया। He tucked his head under the pillow। चलो ठीक है, अंदर वाले सेंस में आ गया वो, साथ में लिख लेते हैं अंडर भी। अच्छा देखो अभी ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ब्लो और अंडर एक ही जैसे सेंस में यूज करते हैं हम लोग, है ना। देखिए क्या होता है, अबव शो करता है लेवल, ठीक है, और ओवर शो करता है वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। अबव शो करता है लेवल और वर्टिकल, और ओवर शो करता है वर्टिकल पोजीशन, अबव हायर देन अदर ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन। हाँ ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। देखो क्या होता है ना, जहां पे चीजें वी आर नॉट अबव लॉ, ये भी ठीक है प्रणति, ठीक है। अब इसका मीनिंग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या फर्क आता है। अबव यूज करता है लेवल दिखाने के लिए, जैसे किसी चीज का लेवल, कोई भी चीज जैसे आप मेजर करने वाली है वो, या फिर कुछ भी इस तरीके का, वहां पे हम अबव यूज करते हैं। ओवर शो करता है फिजिकल पोजीशन, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूं द रिवर इज फ्लोइंग, द रिवर is flowing above the danger mark, ठीक है। द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क, यानी डेंजर मार्क के ऊपर बह रही है। अब एक चीज बताना जरा, रिवर एक लेवल पे फ्लो कर रही है, डेंजर मार्क तो फिक्स्ड होगा ना, मतलब कोई लेवल मार्क कर रखा है, तो एक चीज जो शो करता है लेवल कि हाँ यार ये चीज तो मार्क, ये चीज फिक्स है, उस चीज को हम जनरली बात करते हैं, उसके साथ हम जनरली यूज करते हैं अबव, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला जाए, थोड़ा खतरनाक सेंटेंस है ये, द रिवर इज फ्लोइंग ओवर द ब्रिज, ओ गॉड, काफी ज्यादा खतरनाक हो गई वैसे, quite scary, but still the river is flowing over the bridge। समझ में आ रहा है ना ये चीज, यहाँ पे भाई आपको पता है कि कोई लेवल से मार्क्ड नहीं है, बस बता रहे हो इसके ऊपर से निकल रहा है, फ्लड आ गया, यस। इफ द रिवर फ्लोज ओवर द ब्रिज देयर विल बी नो ब्रिज, दैट्स व्हाट आई फील। अभी नीचे से निकलता है तब तक तो ब्रिज ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो द रिवर इज फ्लोइंग ओवर द ब्रिज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवर, यानी इसके ऊपर से निकल रहा है। अब एक चीज, अच्छा ब्लोर अंडर अभी देखते हैं हम लोग, अच्छे से पहले मैं से समझा दूं। अब मुझे बताइए, अगर मैं बोलता हूँ प्लेन इज फ्लाइंग, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, above the clouds or over the clouds।
सब लोग ओवर बता रहे हो क्या? गलत है ओवर, अबव आएगा। यस स्मृति, ठीक है। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। व्हाई अबव? देखो क्लाउड्स है ना, क्लाउड्स की एक पोजीशन फिक्स्ड है, लेवल फिक्स होता है, आपको पता है ना कि इस लेवल पे क्लाउड्स होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं जहां पे प्लेन उड़ रहा है वहां क्लाउड्स होंगे, बट हम बोलते हैं द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, ठीक है। तो एक लेवल फिक्स है, उसके ऊपर प्लेन उड़ रहा है। तो जहां पे भी आपको एक चीज का पता चले, एक चीज की हाइट फिक्स है, कोई भी चीज ऐसा जहां पे लेवल शो कर रहे हो उसके ऊपर कोई चीज है, वहां पे आप यूज करते हो अबव, ठीक है। और ओवर किसी चीज के ऊपर से निकल रहा है क्रॉस करके। आप एक अब मैं बताता हूँ क्या चीज है। जैसे नीचे कोई भी, नीचे की जो भी वर्ल्ड है, ठीक है, उसको कोई चीज क्रॉस कर जाए, ठीक है, नीचे की वर्ल्ड को पूरा क्रॉस कर जाए, उसके लिए आप क्या यूज करते हो? उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो ओवर, ठीक है। अब एक ना मैं एक सेंटेंस में समझाना चाहूंगा। इफ देयर इज अ टेबल, मान लो एक टेबल है, अगर मैं बोलता हूं ही जंप्ड अबव द टेबल, ही जंप्ड अबव द टेबल, इसका मतलब होगा कि टेबल की जो हाइट है ना, इसकी जो भी हाइट रही है टेबल की, यहाँ पे इस तरीके से हमने मेजर किया, तो वो इसके ऊपर से यहां तक कूद गया। हमारे वो उसने यहां तक जंप कर लिया कि उसने ही जंप्ड अबव द टेबल, यानी इससे ऊंचा कूदा वो। अगर मैं बोलता हूं ही जंप्ड ओवर द टेबल, इसका मतलब क्या है? उसने टेबल को क्रॉस कर दिया, ठीक है, टेबल को डिस्टर्ब किए बिना। तो ये आपका ओवर वाले सेंस में आ जाएगा, और ये किस में आ जाएगा? अबव वाले सेंस में, ठीक है। तो क्लाउड्स को ओवर करना ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्लाउड्स तो पूरे उस स्ट्रेटोस्फेयर में होते ही हैं, ऐसा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? अबव द क्लाउड्स। लेकिन द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, शहर के ऊपर से क्रॉस कर गया प्लेन, उसके लिए हम यूज करेंगे द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। समझ में आ गई? इतना इजी से कॉन्सेप्ट में डायग्राम के साथ बता ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पढ़ते हैं, लेकिन समझ में आई। द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, ठीक है। द बर्ड्स फ्लू हिज हेड, क्या आएगा? है ना ओवर। देखो अगर मैं बोलता हूं द बर्ड फ्लू अबव हिज हेड, ऐसा लग रहा है उसकी सर से भी ऊंचा उड़ गई वो, ऐसा लग रहा था कि बहुत यहां तक ही उड़ेगी, लेकिन अभी सर से ऊंचा उड़ गई, ऐसा हो जाएगा, तब अबव आएगा। लेकिन ओवर का मतलब सर के ऊपर से निकल गई, ठीक है। तो वहां पे ओवर यूज करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अबव एंड ओवर, एंड सेम गोज विद ब्लो एंड अंडर, ठीक है। ब्लो और अंडर के साथ भी सेम इसी तरीके से बढ़ता है आगे। ठीक है, चलो ऊपर जो हमने वो फ्लड फ्लड वाली सिचुएशन लाए थे उसको थोड़ा कंट्रोल करते हैं। तो द रिवर इज फ्लोइंग, द रिवर इज फ्लोइंग, ब्लो द डेंजर मार्क, दूसरा द रिवर इज फ्लोइंग, फ्लो लिखा है ना मैंने, फ्लोइंग हो जाएगा। द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, ठीक है। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज एंड इट इज बिलो द डेंजर मार्क। तो नाउ वी नो हाउ टू यूज बिलो एंड हाउ टू यूज अंडर, बोलना तरह से पता था, ठीक है। अब देखो वो याद है ना, हम लोग क्या यूज करते हैं? ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज या फ्लाईओवर यूज करते हैं वर्ड, हम फ्लाई अबव नहीं बोलते। वैसे ही अंडर पास होता है, ठीक है। मतलब किसी चीज के जब आप किसी चीज को विदाउट डिस्टर्बिंग उसके नीचे से वहां पे जैसे रिवर क्रॉस करिए, उस तरीके से अपने यूज कर रहे हो वर्टिकल पोजीशन, तो आप अंडर यूज करोगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप दिस इज क्लियर, बिलो एंड अंडर। शूज आर अंडर द टेबल इसलिए होता है क्योंकि वो शूज टेबल के अंडर होते हैं, ठीक है, उसके नीचे रखे होते हैं, वर्टिकली नीचे, टेबल ऊपर है और उसके नीचे रखे हुए हैं वो, ठीक है, इसलिए होता है। सर जब उस लेवल के नीचे रखे थे तो बिलो आना चाहिए ना। तो आई लो, तो अगर पास होता है एकदम तो अंडर आता है ना।
मतलब अक्रॉस जब आप कह रहे हो कि पार होता है तब आता है ना अवर या अंडर। नहीं नहीं, अक्रॉस का मतलब ऐसा है कि उसके नीचे से निकल रहा है कोई चीज। मैं बता दूं, देखो जब भी आप, मैं बता दूं मतलब क्या है। अगर ब्लो आप यूज करो ना, ब्लो का मतलब ये है कि जरूरी नहीं चीज यहाँ पे हो। इफ दिस इज अ टेबल, इफ दिस इज अ टेबल और आपके शूज यहाँ पे रखे, तो अभी क्या है ना, बिलो अगर आप यूज करो, बिलो का मतलब है लेवल। अगर कोई चीज यहां भी रखी होगी ना तो वे आप ब्लो यूज कर सकते हो उसके लिए, लेकिन अंडर का मतलब होगा वो चीज यहाँ पे ही है। ठीक है। ब्लो का मतलब क्या होता है कि अच्छा। डेंजर मार्क आपने एक कोई भी, नॉट डेंजर मार्क, कोई भी एक मार्क आपने बना दिया और आप बोल रहे हो कि इस चीज के अबव या इस चीज के अबव या फिर इस चीज के बिलो। ठीक है। लेकिन ओवर और अंडर का मतलब क्या होगा, दिस इज ओवर एंड दिस इज अंडर। क्लियर हो गया हिमांशी? नहीं, ठीक है, हाँ या ना? नहीं हुआ। नहीं हुआ? चलो मैं बताता हूं। आप किस चीज में, आप इसके इसमें फंस गए क्या, इस वाले पे कि अंडर मतलब कुछ मूव करने वाले सेंस में? मूव करने का भूल जाओ, वो ऐसे ही बोल दिया मैंने, इट वाज समथिंग एल्स। ठीक है। इसमें बताता हूं क्या है। द रिवर इज फ्लोइंग बिलो द डेंजर मार्क, एज इन एक मार्क है जो उन्होंने सेट कर रखा है कहीं पे। तो अभी वो कहीं पे भी हो सकता है, उन्होंने वॉल पे किया हुआ ना मार्क। जैसे अगर ये डैम है या फिर मान लो ब्रिज की दो वॉल्स हैं। ठीक है, ब्रिज की दो वॉल्स हैं, अलग अलग पिलर्स हैं, उन्होंने मार्क यहाँ पे किया होगा। ठीक है। और मान लो ये डेंजर मार्क है और इसके नीचे रिवर फ्लो कर, तो भी जरूरी थोड़ी इससे टच कर रही हो कुछ नहीं, वो तो एक दीवार पे मार्क होगा, उसके नीचे फ्लो कर रही होगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं अंडर बोल रहा हूं, अंडर का मतलब है कोई चीज ऊपर है उसके, तो दिस इज अ ब्रिज। ठीक है। तो ब्रिज के नीचे से फ्लो कर रही है, तो दिस इज योर रिवर। तो कोई चीज फिजिकली उसके नीचे आपको दिख रही है तो इसमें आप क्या यूज करोगे, अंडर यूज करोगे। और अगर हम उस लेवल का यूज कर रहे हैं, उस मार्क का, ठीक है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं। वो समझ में आया हिमांशु? ठीक, ठीक है, ठीक ठीक है। है। अगर फिजिकली कोई चीज जैसे अच्छा, ऊपर है कुछ तो अंडर आएगा। तो अगर लेवल है कहीं पर भी है, उससे नीचे है तो फिर वो आएगा, क्या बोलते हैं, बिलो। यस यस, तो लेवल इसलिए याद होगा, सी लेवल पढ़ते हैं हम लोग, देखा होगा सी लेवल क्या होता है, हर हाँ, एक हाँ, स्टेशन हाँ, पे लिखा होता है इतना हाँ, और द हाँ, सी लेवल। हाँ, हाँ, तो हाँ, समुद्र थोड़ी है हमारे ऊपर, नीचे भी दिख हाँ, थोड़ी रहा है ठीक हमें। है। हाँ, हाँ, बस हमने ठीक। उस लेवल को मार्क कर लिया है कि अबव सी लेवल या बिलो सी, व्हाटएवर। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होता है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। सर वो आंसर भेज देना याद से, ठीक है। या नो प्रॉब्लम, आई विल सेंड इट। ठीक है, वो ज्यादा सर बड़ा कुछ नहीं है, इजी है, वो सर इजी है। और एक बात बताओ। जैसे मान लो आप समझाओगे तो आप एक एक वर्ड हिंदी में इंग्लिश में लिखोगे ना, फिर उसमें भी तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा डिस्कस कर लेते। तो कोई बात नहीं, मैं डिस्कस, इसीलिए मैंने बोला कि अगर मुझे लगे डिस्कस करना, आई डिस्कस इट इन द क्लास। तो उसके लिए भी मुझे क्वेश्चन यहाँ पे सेट करना पड़ेगा ना सिस्टम में, ताकि हम साथ में डिस्कस कर पाए। तो मैं उसके लिए वो कर लूंगा, आई गेट दिस दैट क्वेश्चन इन द सिस्टम, तो उसके बाद हम कर लेंगे उसे यहाँ पे डिस्कस। तो एक काम करते हैं, हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और एरर्स वाले में आपको भेज दूंगा। ठीक है। आंसर मत भेजना, समझा के भेजना, ठीक है, आंसर हाँ, मत समझा भेजना। के, यस, कि उसमें एरर क्यों है, ऑफ कोर्स। ठीक है। ठीक और है, हाँ, जो उसको पैराग्राफ है पैराग्राफ यहाँ पर डिस्कस कर लेना, ठीक है। पैराग्राफ के पैसे तो सबको करने हैं, नो प्रॉब्लम, पैसे में आप हाँ, डिस्कस करो। क्लास के 5 मिनट बचते हैं ना, तो उसमें डाउट ले लिया करो। ओके ठीक है। माशी, ठीक है, आप क्वेश्चन भेज देगा, यहाँ पे और भी सबके हम डाउट्स यहाँ पे ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके गाइस, सो ये ब्लो अंडर समझ में आ गया, ब्लो अंडर एंड अबव एंड ओवर। नाइस। चलिए, तो लेट्स कीप इट टिल हियर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे हम कुछ और भी देख लेंगे। जैसे वो बोलते हैं ना, दे वर्क अंडर वन रूफ, या ही इज, मतलब अबव और ओवर, अंडर, अबव और ओवर का यूज फिजिकल वाले सेंस के अलावा, वो हम कल देखते हैं फिर, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कि हम किस तरीके से और यूज कर लेते हैं उसे। चलिए, थैंक यू, यू टू टेक केयर, मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, ओके।